तो स्वागत है आपका फ्यूचर फोकस क्लास में। तो अब जो हम लोग बातें कर रहे थे जो पॉलिटी में चैप्टर 3 में उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। तो आप लोग जितने फाउंडेशन वाले बच्चे हैं इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि जो है आप फाउंडेशन की तरफ पढ़ लीजिएगा एक बार, तो फिर क्रैश कोर्स में आपको फायदा करेगा। इसलिए जो है ये वीडियो आपके लिए है और आप लोग जो है कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा, जो भी उसमें से पॉइंट्स हैं नोट्स करने वाले उनको नोट कर लीजिएगा। तो उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो आता है क्या हमारा सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है, यानी इसको आरटीआई कहते हैं। फुल फॉर्म देखिएगा, द राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। अब ये क्या है सूचना का अधिकार? तो सूचना के अधिकार जो है सबसे पहले राजस्थान राज्य से एक क्षेत्र है जिसका नाम है भील तहसील। एक क्षेत्र है जिसका नाम है भील तहसील, और कब 1990 में। तो इस भील तहसील क्षेत्र से कुछ ग्रामीण लोग थे, वो सरकार के लिए काम किए। उन्होंने सरकार में काम किए। उनको शक क्या था कि जो हमको सरकार जो है सरकार पैसा भेज रही है किसके पास, तो निचले प्रशासन के पास। सरकार पैसा भेज रही है प्रशासन के पास, तो ये जो प्रशासन वाले लोग हैं वह मजदूरों को कम रुपया दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए सरकार 500 रुपये भेज रही है, ठीक, इसके पास इन्होंने क्या किया कि 300 रुपया ही देना शुरू कर दिया मजदूरों को। तो उनको ऐसा शक हुआ, किनको, तो यहाँ के मजदूर यानी यहाँ के ग्रामीण लोगों को जो सरकार के लिए काम किए थे। तो उन्होंने आंदोलन किया और उन्होंने आंदोलन करके कहा कि आप जो यानी सरकार जितने भी कार्य कर रही है, जितने भी नीतियाँ ला रही है, जितने भी पैसे दे रही है, ये सबका जो है सूचना लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। इन समय का सूचना लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तब इसी का नाम दिया गया सूचना का अधिकार, और इसी का आंदोलन चला। इस आंदोलन का कारण क्या था? तो सबसे पहले इसमें भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। कारण ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, इसमें जितने भी लोग काम करेंगे उनको भरोसा हो जाए, ठीक, यानी अनेक प्रकार की इससे लाभ मिल सकती है। तो इसी आंदोलन को चलाया गया। जब उन्होंने 1990 में शुरू किया इस आंदोलन को, तभी से जो है ये सूचना का अधिकार का मांग हुआ, जिसे हम लोग आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का अधिकार में सबसे पहला जो आंदोलन जब शुरू हुआ तो उस समय सुनवाई कब हुआ? तो 1996 और उसके बाद 1994 और 1996 में जो जन सुनवाई हुआ, आयोजन किया गया जन सुनवाई के लिए। तो जब आयोजन हुआ तो उसमें जितने भी आंदोलन के लोग थे उन्होंने दबाव डाला इसका अधिनियम पारित किया जाए। लेकिन 1996 में जो है सूचना का अधिकार को दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन हुआ जिसमें सूचना के अधिकार के बारे में सुनवाई हो। ये जो है 2002 में लागू हो जा रही है, सूचना का आरटीआई लागू हो जा रही है, लेकिन फिर भी जो है इसमें कुछ कमियां रह गई। इसमें कुछ कमियां थी जिसके कारण यह चल नहीं पाया, और फिर इस कमियों को सुधार कर 2004 में जारी किया गया, और जो इसका एक विधेयक बना, और विधेयक बनाकर और 2005 में इसे पारित कर दिया गया। देखिए इधर लिखा हुआ 2005 में, जून 2005 में पारित कर दिया गया। तो इसी को कहते हैं सूचना का अधिकार। यानी सूचना का अधिकार क्या करता है कि राजस्थान के भील तहसील से गांव से शुरू हुआ ये आंदोलन। कारण क्या था? तो उनको जो है प्रशासन को भरोसा नहीं था। उनको भरोसा ये था कि हमको जो वेतन मिल रहा है वो कम मिल रहा है। इसीलिए जो है उन लोगों ने क्या किया, आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन का परिणाम क्या निकला कि 2002 में लागू हुआ, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां थी जिसके कारण वो बंद चल नहीं सका। फिर 2004 में क्या हुआ कि उसी त्रुटियों में सुधार कर और चलाया गया, और वही जो है जून 2005 में लागू किया गया, और हमारा सूचना का अधिकार लागू हो गया।
ठीक। अब इसके बाद है नेपाल, यानी कह रहा है कि कुछ पड़ोसी देश में भी हम लोग जन संघर्ष और आंदोलन देख लें। तो पड़ोसी देश में सबसे पहले नेपाल के लिए देखते हैं, नेपाल में क्या हुआ। तो नेपाल में जो है वहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था वीरेंद्र, और नेपाल में सबसे पहले लोकतंत्र जो है 1990 में लागू हो रही है लोकतंत्र। और वहाँ पे एक राजा थे वीरेंद्र, इन्होंने लोकतंत्र को अपना लिया था, इन्होंने जो है लोकतंत्र को अपना लिया था, लेकिन इनको जो है मार दिया गया, इनको मार दिया गया। और बाद में जब एक राजा बन रहे हैं जिसका नाम है ज्ञानेंद्र, तो जब ये राजा बन रहे हैं ज्ञानेंद्र, तो इन्होंने क्या किया, जिनको भी प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया था उनको खारिज कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि अब हम जो भी प्रधानमंत्री है हम उसको नहीं मानेंगे। यानी इन्होंने लोकतंत्र को क्या किया, तो अस्वीकार किया। कौन? राजा ज्ञानेंद्र। तो जब ये अस्वीकार कर रहे हैं राजा ज्ञानेंद्र, तो वहां पर क्या हो रहा है कि लोगों ने आंदोलन शुरू किया। यानी जब ये अस्वीकार कर रहे हैं कि हम जो है लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे, अस्वीकार कर रहे हैं, तो लोगों ने वहां पर आंदोलन शुरू किया। कब की घटना है? तो 2000 जो है ये 5 में, देखिए यहाँ पे 2005 में की ये घटना है। और जो है अप्रैल 2006 में वहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। तो जब अप्रैल 2006 में आंदोलन शुरू हुआ तो नेपाल में जो है कई ऐसे राजनीतिक पार्टी थी, उनमें से जो है 7 बड़े राजनीतिक पार्टी ने एक गठबंधन किया, यानी संगठन किया, जिसको क्या कहते हैं, सप्तदलीय गठबंधन। यानी उन्होंने 7 जो है गठबंधन, 7 बड़े पार्टियों ने गठबंधन किया, जिसको बोला गया सप्तदलीय गठबंधन। और इन लोगों ने क्या किया कि 13 अप्रैल जो है इन लोगों ने क्या किया, 20 अप्रैल 2006 से आंदोलन शुरू किए। कब, कहाँ किए? तो काठमांडू में। इन्होंने 2006 में 20 अप्रैल से शुरू किए, 4 दिन का ये आंदोलन था। काठमांडू पूरा बंद, यानी पूरा काठमांडू बंद, यानी नेपाल का राजधानी काठमांडू है। तो 4 दिन तक आंदोलन चला था। 4 दिन आंदोलन चला, यानी 20, 21, 22, 23 और 23 तारीख तक जो है 23 अप्रैल तक, यानी 23 अप्रैल 2006 तक जो है यहाँ काठमांडू में जो है कम से कम 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए। किसके लिए? तो वो राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़ने के लिए और लोकतंत्र अपनाने के लिए। तब जाकर जो है 24 अप्रैल को राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को अपनाया और वहाँ पर जो है नेपाल में लोकतंत्र का शासन लागू हुआ। और जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री इसको गिरिजा प्रसाद कोइराला को बनाया गया, अंतरिम प्रधानमंत्री। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला को बनाया गया, जो आप एक हीरोइन है जिसका नाम है मनीषा कोइराला। इन्हीं के पिताजी थे। ये हिंदी फिल्म की इंडस्ट्री में बहुत काम की है। तो इनको क्या किया गया, तो और यहाँ पर जो है अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। कब? 24 अप्रैल 2006। अब वहाँ पर जो है नेपाल में लोकतंत्र चलने लगे। तो ये था आपका नेपाल का आंदोलन। क्या था नेपाल का आंदोलन, कैसे? अगर कुछ देर लिखिएगा तो लिखिए क्या कि नेपाल में जो है जब राजा वीरेंद्र थे तो उन्होंने लोकतंत्र को स्वीकार किया था, लेकिन जब वे मारे गए तो राजा ज्ञानेंद्र आए तो वे लोकतंत्र को अस्वीकार कर रहे हैं। और जो है जब अस्वीकार कर रहे हैं तो वहाँ की जितने भी
जनता है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, 7 बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी मिलकर आंदोलन करना शुरू कर रहे हैं। कहाँ पे? तो वो कर रहे हैं काठमांडू में, और 4 दिन के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, और प्रत्येक दिन 1-1 लाख लोग उस आंदोलन में जुट जाते हैं। यानी 4 दिन में लगभग 5 लाख के लोग, 5 लाख तक जो है लोग पहुंच गए। और जब आंदोलन किए तो ये बड़ा जनमत आंदोलन हो गया। किसके खिलाफ? राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ। तो उनको जो है सत्ता छोड़ना पड़ा और प्रधानमंत्री चुनना पड़ा, यानी लोकतंत्र अपनाना पड़ा। और वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जो है गिरिजा प्रसाद कोइराला को बनाया गया, जिसको जेपी कोइराला भी कहते हैं। तो ये था आपके नेपाल की कहानी। अब पढ़ेंगे बोल्बिया संघर्ष। बोल्बिया संघर्ष क्या कहता है? तो देखिए बोल्बिया संघर्ष क्या कहता है। तो बोल्बिया जो है ये संघर्ष हो रहा है, ये संघर्ष हो रहा है जल के लिए। बोल्बिया संघर्ष जो है इसके लिए जल के लिए, यानी पानी के लिए संघर्ष हो रहा है। तो बोल्बिया जो है लैटिन अमेरिका के एक गरीब देश का नाम है। तो यहाँ पर एक शहर था जिसका नाम कोचबम्बा। इस शहर में क्या होता था कि जितने भी लोगों के लिए जल की आवश्यकता होती थी, जल की आवश्यकता पूर्ति करनी होती थी, तो वहाँ तक जो है सरकार जो है यानी नगर पालिका के हाथ में जल की सुविधा थी। यानी जल की जो बांटने वाली जितने भी कार्य हैं वह नगर पालिका के पास थी, सरकार के पास थी। लेकिन जो जब यह सरकार जो है क्या की, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथ में सौंपी। और जब बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथ में सौंपी तो इसने क्या किया, 4 गुना अधिक जल का दाम बढ़ा दिया। यानी ऐसा देखा जाता था कि प्रत्येक माह में एक व्यक्ति जो है 1000 रुपया जो खर्च कर रहा है सिर्फ पानी पर खर्च कर रहा है, सिर्फ पानी पर खर्च कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति एक माह में। तब जाकर जो है वहाँ बोल्बिया में इसके खिलाफ संघर्ष हो रहा है। और जब संघर्ष हुआ तो वहाँ पर जब ये संघर्ष बड़ा रूप ले रहा है, जब संघर्ष बड़ा रूप लिया तब वहाँ पर लगाया गया मार्शल लॉ। इसके विरुद्ध में क्या लगाया गया? मार्शल लॉ। परंतु संघर्ष इतना बड़ा था कि सरकार को एक समय में झुकना पड़ा, और ये बहुराष्ट्रीय कंपनी जो थी इसको देश छोड़कर भागना पड़ा। वहाँ पर जो है आंदोलन का प्रभाव ये हुआ कि जल जो है सरकार के हाथ में गई, और सरकार ने जो क्या किया, इसको कम दाम पर बेचना प्रारंभ कर दिया। तो ये था आपका बोल्बिया संघर्ष। पूछेगा कैसे लिखेगा, तो अगर पूछ दे क्वेश्चन बोल्बिया संघर्ष के बारे में बताइए तो लिखिएगा क्या, ये बोल्बिया संघर्ष जो है, बोल्बिया संघर्ष वह जल के लिए हुआ। कहाँ पे? अमेरिका के एक छोटे से गरीब देश का नाम है जिसका नाम बोल्बिया है। कहाँ पे? तो कुछ बम्बा में। वहाँ पे क्या हुआ कि सरकार के हाथ में जो जल का नियंत्रण था वह बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंप दे रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनी ने क्या किया कि 4 गुना दाम बढ़ा दिया जल, यानी प्रत्येक व्यक्ति एक माह में जो है कम से कम जो है 1000 रुपया खर्च करता था। इसके लिए तो जल के लिए 1000 रुपया खर्च करता था। उन्होंने आंदोलन करना प्रारंभ किया। एक समय में सरकार को झुकना पड़ा, बहुराष्ट्रीय कंपनी भाग गई, और बोल्बिया में जल संघर्ष सफल रहा। चलिए बांग्लादेश में देखते हैं राजनीतिक आंदोलन। तो बांग्लादेश में कैसे राजनीतिक आंदोलन हो रहा है, तो जानते हैं कि बांग्लादेश जो है भारत से सटे हुए, ऐसा मान भी सकते हैं कि भारत का पोता भी लगता है, क्योंकि भारत का बेटा कौन है? पाकिस्तान, और पाकिस्तान का बेटा बांग्लादेश है। तो इसको हम पोता भी कह सकते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा बांग्लादेश का जो है लोकतंत्र कैसे लागू हो रहा है, वहाँ लोकतंत्र भी कैसे संघर्ष कर रहे हैं। तो 1971 अब जानते हैं कि लड़ाई, तो 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हो रहा है।
इसके बाद क्या हो रहा है कि 1975 में यहाँ पे एक प्रधानमंत्री को चुना गया जिसका नाम यहाँ पे देखिएगा शेख मुजीबुर रहमान था। तो 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान यहाँ पे शासन कर रहा है तो वहाँ की सभी दल को समाप्त कर दे रहा है। यानी जब बांग्लादेश में जितने भी दल पार्टी थे सभी पार्टी और दल को समाप्त कर दे, मात्र एक ही पार्टी को रखा जिसका नाम है अवामी लीग पार्टी। क्या नाम है? अवामी लीग पार्टी। मात्र यही एक ऐसा पार्टी था जो चल रहा है। तो क्या किया गया कि जब लोगों ने जब इसके लिए जन संघर्ष किया, यानी इसके लिए बदलाव किया, यानी ये जो शासन कर रहा था शेख मुजीबुर रहमान, इसके विरुद्ध में आंदोलन किया, इसको मार दिया। और ऐसा देखा जाता है कि 1975 के बाद 2008 तक जो है यहाँ पर लोकतंत्र नहीं स्थापित रहेंगे, यानी लोकतंत्र के लिए संघर्ष चलता रहा 2008 तक। लेकिन फिर जो है 29 दिसंबर 2008 को क्या हो रहा है, तो यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो रही है, जो यहाँ पर चुनाव करके वहीं अवामी लीग पार्टी से एक प्रधानमंत्री को चुना गया जिसका नाम शेख हसीना था। और जिस शेख हसीना को प्रधानमंत्री चुन लिया गया तब वहाँ के लोग क्या हुआ, लोकतंत्र जगा और लोग उस देश में लोकतंत्र आई। कहाँ पे? बांग्लादेश में। अगर पूछेगा कि लोकतंत्र बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे लागू हुआ, उसके लिए क्या बताइएगा कि बांग्लादेश में जो है 1971 में जब निर्माण हुआ बांग्लादेश का, 1975 तक जो है वहाँ पर शासन करने वाला था जिसका नाम शेख मुजीबुर रहमान था। इसके खिलाफ में लोगों ने आंदोलन किया। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया कि सभी दल को समाप्त कर दिया, मात्र एक ही दल को रखा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अवामी लीग पार्टी। और वो जब ऐसा कर रहा है तो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे हैं और शेख मुजीबुर रहमान को मार दे रहे हैं। 2008 तक तो बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई, लेकिन 29 दिसंबर 2008 को है वहाँ पे चुनाव हो रहा है और शेख हसीना को वहाँ की प्रधानमंत्री चुन लिया गया और बांग्लादेश में लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो ये था वहाँ आपका जो है क्या था, तो बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। अब देखेंगे श्रीलंका में क्या था। श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए कैसा संघर्ष हुआ, तो देखिए श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए कैसे संघर्ष हुआ। तो श्रीलंका भी जब आजाद हुआ 1948 में, श्रीलंका भी जब स्वतंत्र हुआ 1948 में, लेकिन ये तो स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन यहाँ के जो तमिल लोग थे, ये तमिल लोग जो है श्रीलंका में अपना संघर्ष कर रहे थे। यानी जातीय समस्या थी यहाँ पर, गंभीर जातिगत समस्या थी श्रीलंका में। और ये जातिगत जब समस्या हो रही है तो समझिए कि श्रीलंका में ऐसा घटना हो रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोकतंत्र के लिए, वहाँ पे लोकतंत्र के लिए आज भी लोग संघर्ष करते हैं। यानी यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हो गया है अब आपका 1948 में, परंतु जो जातिगत समस्या है, तमिल जाति की लोग जितने भी वहाँ पे हैं, तो इनसे जो समस्या है, तो इनकी समस्या से जो है आज पूरा देश क्या कर रहा है, तो सही रूप से लोकतंत्र नहीं है, उसके लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये था आपका श्रीलंका का। अब देखेंगे राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। राजनीतिक दल का अर्थ देखिएगा, यानी राजनीतिक दल का अर्थ होता है क्या है, इससे सबसे पहले परिभाषा आपको बुक में ही दिया है, देख लीजिएगा कि
क्या लिखा है, सामान्यतः राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्ति के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। उससे दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे कोई भी लोगों का समूह हो जो राजनीतिक कार्यों से संबंधित हो, जैसे चुनाव लड़ना, उसके बाद नई नीतियाँ बनाना, उसके बाद आपका मतदान करना, इन सभी जितने भी कार्य किया जा रहा है, ये सब जितना भी कार्य किया जा रहा है उसे कहते हैं हम राजनीतिक दल। ठीक, इसी का अर्थ राजनीतिक दल। अब देखिएगा क्या कि राजनीतिक दल का जो है सबसे पहले स्थापना कब हो रहा है, तो सबसे पहले यह स्थापना कहाँ हो रहा है, तो ब्रिटेन में। कब, तो वह हो रहा है आपके 1688 में। कौन कौन सी ऐसी पार्टी बन रही है, एक पार्टी है व्हिग और एक पार्टी है टोरी, यानी दो पार्टी बन रही है। सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना कब हो रही है, देखिए 1688 में, और दो पार्टी में बंट रहा है, एक व्हिग एक टोरी। और जब व्हिग और टोरी दो पार्टी में बंटा था, इसी का नाम बाद में व्हिग उदार दल एवं टोरी अनुदार दल के नाम से जाना गया। यानी व्हिग को जाना गया उदार दल के नाम से और टोरी को जाना गया किस नाम से, तो अनुदार दल के नाम से। तो पहला जो है जो राजनीतिक दल है वह कहाँ स्थापित हुआ, तो वह हुआ ब्रिटेन में। अब देखेंगे लोकतंत्र के राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के अनेकों कार्य हैं। अब एक एक कार्य को हम लोग विश्लेषण करते चलेंगे। तो लोकतंत्र राजनीतिक दल का क्या कार्य है, तो पहला कार्य है नीतियों एवं कार्य तय करना। नीतियाँ एवं कार्य का तय करना, यानी राजनीतिक दल का काम क्या है कि अपने नीतियों को बनाना और लोगों तक पहुंचाना। और लोगों तक कैसे पहुंचाएगा, समाचार पत्र के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जो है लोगों तक जब ये नीतियाँ पहुंचेगी तो उसे कहा जाएगा नीतियों एवं इसका कार्यान्वयन तय करना। ठीक, यानी राजनीतिक दल क्या करेगा, भाषण के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से अपनी नीतियाँ और कार्यक्रम जनता के सामने रखेगा, जिससे मतदाता क्या हो, उनसे प्रभावित हो। और ऐसा देखा गया है कि जो मतदाता जितना प्रभावित जिस पार्टी से होता है उसी को वोट देता है। ठीक, उसके बाद राजनीतिक दल का क्या कार्य है, तो उसके बाद कार्य है उसका शासन का संचालन करना। तो देखिए दूसरा शासन का संचालन, यानी जब भी कोई राजनीतिक पार्टी बनती है देश में तो उसमें क्या होता है कि जिसका शासन बनता है, जिसका शासन होता है वह हो जाता है पक्ष, और जिसका शासन नहीं होता है वह हो जाता है विपक्ष। और जब भी यह पार्लियामेंट में बैठेगा तो क्या, तो ये विपक्ष की तरफ बैठेगा और ये पक्ष की तरफ बैठेगा। तो यही लोग जो है मिलकर शासन का संचालन करेंगे, शासन पर जो ऐसे नीतियाँ बनाएंगे, उस नीतियाँ में क्या कमियाँ है उसके बारे में ढूंढेंगे। तो यही होता है शासन का संचालन करना, राजनीतिक दल का कार्य। तीसरा कार्य है चुनाव का संचालन करना। राजनीतिक दल का कार्य क्या है कि वह चुनाव का संचालन सही से करे। ये चुनाव का संचालन सही से क्यों करेगी, क्योंकि इसमें जो है वोटिंग चोरी ना हो जाए, इस चुनाव में जो है कोई आंदोलन ना हो जाए। तो इसके लिए जो है चुनाव का संचालन राजनीतिक पार्टी ही अच्छी तरह से करवा पाएगी। सभी पार्टियों को वो देखेगी कि कोई उसमें जो है वोटिंग चोरी ना हो जाए, उसमें जो है पैसे ना मार दें, लोग पैसे के नाम पर वोट मत दे दें। तो इसके लिए जो है कौन कार्य करेगा, राजनीतिक पार्टी। उसके बाद है लोकतंत्र का निर्माण, यानी लोकमत का निर्माण। यानी लोकमत का निर्माण से क्या कहना है, अर्थ है कि जिसको, जैसे मान लीजिए एक पार्टी है
और एक बी पार्टी है। अब इस ए और बी पार्टी में अगर ए पार्टी को अधिक वोट मिला तो जो शासन बनेगा इस अधिक वोट वाले को बनेगा, यानी लोकमत, यानी लोगों का मत किसके साथ है, ए के साथ है। अगर इसे कम वोट मिलेगा तो ये हारेगा, यानी लोगों का मत इसके साथ नहीं है। अब इसी में जो है ये कहलाएगा आपका पक्ष और ये कहलाएगा विपक्ष। तो ये कार्य है आपका लोकमत का निर्माण। उसके बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट है सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता, यानी जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी का एक कार्य और है कि सरकार के बीच और जनता के बीच मध्यस्थता बनाए रखे। कैसे? ये राजनीतिक पार्टी गांव में घूमकर, घर घर जाकर इन सभी का समस्या को सुने और इन सभी समस्याओं को जो है केंद्र तक यानी सरकार तक पहुंचाए। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य है इसका राजनीतिक दलों का कि ऐसा देखा जाए, जैसे मान लीजिए किसी कोई क्षेत्र है, जैसे ए नाम से किसी कोई गांव है, इस गांव में न सड़क है, न स्कूल है, तो वोटिंग पड़ेगा। जब भी वोटिंग पड़ेगा राजनीतिक पार्टी इस गांव में घूमने आएंगे तो ये लोग अपनी समस्या रखेंगे कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है, नाले नहीं है, स्कूल नहीं है। तो जो भी राजनीतिक पार्टी आएगा वह केंद्र तक यानी सरकार तक पहुंचाएगा कि इस गांव में जो है सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, नाले नहीं है, तो यहाँ पर विकास को पहुंचाइए। ठीक। अब छठा में क्या है कार्य? राजनीतिक प्रशिक्षण, यानी राजनीतिक लोग जितने भी होते हैं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां होती है, वो अपने राजनीतिक कार्यकर्ता लोगों को प्रशिक्षण देती है, शिक्षा देती है। किस प्रकार की शिक्षा देती है? तो मतदान कराने के लिए, उसके बाद क्या है तो चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सी ऐसी नीति अपनाई जाती है, इसकी शिक्षा देती है। ठीक। जो सरकार में है, ऐसे में यहाँ पर लिखा है, जो सरकार में है उसकी नीतियों का आलोचना करने के लिए, समर्थन करने के लिए। ठीक। ये सभी कार्यों को कौन सिखाती है? तो राजनीतिक पार्टी। जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी है, या बिहार में चुनाव हुआ देख लीजिए, जैसे जदयू है, ठीक। और एक यानी ये हो गया आपका तीर छाप और ये हो गया आपका लालटेन छाप। अब इसमें जितने भी लोग खड़े होंगे, जितनी भी पार्टियां खड़ी होंगी, जितने भी लोग राजनीतिक में भाग लेंगे, उन सभी को यानी तीर छाप वाले पार्टी को ये सिखाया जाएगा कि ये जितने भी कार्य किए हैं इनके विरुद्ध में कैसे आप भाषण दे सकते हैं, यानी उनकी आलोचना कैसे कर सकते हैं। चुनाव के लिए जो है आप वोटिंग लोगों तक जाइएगा, वोटिंग के प्रचार के लिए कैसे भाषण दे सकते हैं। यानी वो पार्टी जो है सिखाती है अपने राजनीतिक में भाग लेने वाले लोग को, उसी को कहा जाता है राजनीतिक प्रशिक्षण, यानी शिक्षा देना। चलिए, साथ में है आपका दलीय कार्य। दलीय कार्य यानी कहने का अर्थ है हमारा दल कैसे चले, इसके लिए जो है जगह जगह से क्या किया जाएगा, चंदा लिया जाएगा, या आप कह सकते हैं मतलब कुछ रुपया लिया जाएगा अपने पार्टी को चलाने के लिए। तो यही है आपका दलीय कार्य। गैर राजनीतिक कार्य, यानी गैर राजनीतिक कार्य का मतलब क्या है, कहीं क्षेत्र में बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, भूकंप आ जाए, इनसे प्रभावित लोगों को क्या करना है, इनसे प्रभावित लोगों को इससे राहत पाने के लिए कुछ मदद करना है, तो वो हो गया आपका गैर राजनीतिक कार्य। ठीक। अब कह रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों। क्या कह रहा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि
सबसे पहले बात होती है कि अगर हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं रहे, अगर हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं रहे, तो जो भी दल एक होगा, जो भी दल का शासन होगा, वह क्या करेगा? अपना मनमानी काम करेगा। अगर राजनीतिक दल रह रहे हैं तो उसकी आलोचना करता रहेगा, उसकी दिशा निर्देश करता रहेगा। अगर कोई काम गलत कर रहा है तो उसके लिए जो है वो प्रश्न पूछेगा। जनता के बीच जो भी विकास नहीं पहुंच रही है उन सभी को सरकार से मांग करेगा। तो इसलिए जो है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता है। ठीक, अब कह रहा क्या कि राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता एवं लोकमत के सशक्तिकरण पर इनके क्या प्रभाव है। तो आप जान सकते हैं कि जितने भी दल होते हैं, दलीय व्यवस्था, तो दलीय व्यवस्था में जो है 3 प्रकार से होती है। एक में होता है एक दलीय यानी एक दल, और एक होता है द्विदलीय यानी द्विदल, और एक होता है बहुदलीय यानी अनेकों दल। और हमारा जो देश है वो बहुदलीय है यानी भारत, इसमें भारत है। एक दलीय में कौन है? जैसे मान सकते हैं चाइना, वहाँ पे कोई और खड़ा नहीं हो सकता है। द्विदलीय भी होंगे, जैसे द्विदलीय में अमेरिका भी हो सकता है। यानी जिस देश में एक ही दल खड़ा हो, एक ही पार्टी के लोग हो, उसे कहेंगे एक दलीय। ठीक, और जिस देश में 2 दल के लोग हो या 2 पार्टी के लोग हो, उसे कहेंगे द्विदलीय। और जहाँ पर अनेकों पार्टी, अनेकों दल, कोई भी अपना दल बना सकता है, पार्टी बना सकता है रजिस्ट्रेशन कराकर, उसे कहेंगे हम बहुदलीय। तो हमारे देश में बहुदलीय शासन है। और ये जो है प्रतियोगिता, ये जो प्रतियोगिता है ये क्यों जरूरी है? क्योंकि लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो है वह प्राण की तरह है। अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं रहेंगे तो समझिए प्राण नहीं रहेगा उसका। और उसमें भी क्या चाहिए? तो इस राजनीतिक दल से क्या होता है कि जितने भी कार्य होते हैं वह कल्याणकारी कार्य होते हैं। जितने भी कार्य होगा तो क्या होगा? कल्याणकारी कार्य होगा। कैसे? तो यानी मान लीजिए एक पार्टी रख देते ए और एक पार्टी बी। अब ये पार्टी जो आई तो कहेगी हम आएंगे तो ये सड़क बना देंगे, हम आएंगे तो नाला बना देंगे। ठीक, बी पार्टी आई तो कहेगी हम आएंगे तो नाला, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, जितना भी आपका दुख है, बिजली, परिवहन, इन सभी को जो है विकास करेंगे। अब लोगों में यह चुनने की क्षमता है कि अब उन लोगों को जो भी पार्टी को चुनने में फायदा दिखेगा उन्हीं पार्टी को चुनेगी। तो ये है प्रतियोगिता, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतियोगिता ये है। यानी जब अनेक पार्टियां रहेगी, उनके पास अनेक ऑप्शंस रहेंगे, तो जिन पार्टी से अधिक विकास दिखाई देगा उन पार्टी को लोग चुन सकती है, और जिन पार्टी से अधिक विकास नहीं दिखाई देगा उन पार्टी को नहीं चुन सकती है। तो इसीलिए जो है ये बताता है राजनीतिक दल में जो है प्रतियोगिता जो है जरूरी है। ठीक, तो यहाँ तक जो है हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा। इसमें और भी बाकी टॉपिक्स हैं तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। और हमारा जो एक क्रैश कोर्स चल रहा है तो इससे जो है बिहार के जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं उनके पास शेयर कीजिए, उनको जुड़वाइए। और क्रैश कोर्स कंटिन्यू चल रहा है क्लासेस। ठीक, टेस्ट भी चल रहा है। तो आप जो अब जो कार्य आपका है आप इसको शेयर करें जितना से जितना अधिक हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। पॉलिटी का ही रहेगा और अगले वीडियो में पॉलिटी समाप्त हो जाएगा, चैप्टर 3 समाप्त हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।